Myself Vipin Nehra, and I am from Pilani, Rajasthan, and I have done LLB. सर आपका जो इंटरव्यू है कैसा गया है? मेरा अच्छा हुआ है, मेरा बेसिकली लॉ के ऊपर ही चला है सारा इंटरव्यू। उसके पूरा आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उसी पे चला है। सारा एजुकेशन बैकग्राउंड पे लॉ से रिलेटेड जो भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन थे वो थे। डायरेक्ट प्रोविजंस वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एज ए लॉ सोसाइटी में कैसे काम करती है, या फिर लॉ के साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गए, या फिर ये यूसीसी हो गया, यूनिवर्सल सिविल कोड। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं, मेरे से कुछ नहीं पूछा, मेरे लॉ से करंट अफेयर से मेरे लॉ से रिलेटेड ही थे कुछ। हाँ, एक यूक्रेन के ऊपर पूछा था कि यूक्रेन से इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा यूक्रेन वार से, सो उसके ऊपर पूछा था बस, और कोई करंट अफेयर्स का कोई विषय नहीं था। सर जो और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आपने बताया आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन थे, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा जो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड से था बट आपको ऐसा लगा कहीं मैं रुक रहा हूँ या पे कहीं फंस रहा हूँ, वहाँ पे आपको कैसे मैनेज किया, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला हो? थे क्वेश्चन जैसे एक इन्होंने पूछा था DY चंद्रचूड़ सर की जो स्टेटमेंट है कोई, कि उन्होंने कोई जजमेंट दी है जो ओवर रूल की है उन्होंने पीछे से, तो उसके रिलेटेड मेरे को याद नहीं आया उस टाइम पे पर्टिकुलर, लेकिन मेरे को डॉक्ट्रिन याद था तो मैंने वो डॉक्ट्रिन बता दिया। केस का नाम याद नहीं था, तो वैसे वो मैनेज किया था, वो तो कोई ऐसा क्वेश्चन था नहीं। सर मुझे रिटन एग्ज़ाम पीछे दिया है, उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी? बेसिकली इसकी प्रिपरेशन मैंने प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए किया, कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने सिलेबस देखा पहले, फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उनको एनालाइज़ किया था, उसी के अकॉर्डिंग NCERT जो हैं, NCERT सफिशिएंट है UPSC के इस एग्ज़ाम के लिए, CAPF के लिए, तो NCERT को गो थ्रू किया। और जो इसका सेकंड पेपर है रिटन का, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ जो कुछ एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके मैंने आंसर लिखे थे, तो उसके हिसाब से हुआ। जो अपने इंस्टीट्यूट के जो आंसर्स लिखे हैं, जो प्रैक्टिस की मॉक लगा, कितने हेल्पफुल रहे एग्जाम में, कितने परसेंट बोलना चाहिए? मैम काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे क्वेश्चंस जो आए थे 2021 में, ऑलमोस्ट सिमिलर थे। मैंने जैसे 6 से आए थे तो मेरे को 4 से बहुत अच्छे से आते थे, और उनके मेरे प्रॉपर कोट्स वगैरह रेडी थे, तो वो उससे ही हुआ है कि मतलब मैंने देखा था उनको इंस्टीट्यूट्स वगैरह से। आपको एक रिटन की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि पहला पेपर जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन दूसरे पेपर को इतना सीरियसली लेते नहीं, ये सोचते हैं कि ये वहीं हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आपको मार्क्स दे सकता है अगर आप इसको थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करो तो। और टाइम मैनेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? टाइम एग्जाम में कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या पहले अटैम्प्ट करना चाहिए, किन क्वेश्चंस को अच्छे से मतलब क्वेश्चन पढ़ने के तुरंत आंसर लिखना है, ऐसे किस तरीके से मैनेज करना चाहिए टाइम एग्जाम में? अगर मैं पहले पेपर की बताऊं, जैसे MCQ वाला होता है पहला पेपर, तो उसमें आप पहले सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लीजिए। आप वो क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट कर लीजिए जो आपको शॉर्ट है, वो आपने अटैम्प्ट कर लिए। फिर आपके जो वो क्वेश्चन बचेंगे जिनमें आपको 2 पे डाउट होगा, वो क्वेश्चन फिर से आपको अटैम्प्ट करने हैं। और बेसिकली UPSC के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें कोई ना कोई रीजनिंग होती है प्रॉपर क्वेश्चन पूछने की, तो उस रीजनिंग को ढूंढने के लिए आपको ना थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो आपको एनालाइज करोगे प्रीवियस ईयर पेपर तभी आएगी वो, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और जो सेकंड पेपर है उसमें आप वो हर बंदे की अपनी वो होती है कि वो कौन से करना चाहे। मैंने ऐसे से स्टार्ट किया था, कई बच्चे इससे भी स्टार्ट करते हैं ग्रामर वगैरह से, लेकिन मैंने ऐसे का सेक्शन उठाया था और वो मैंने प्रॉपर कंप्लीट करके उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग वगैरह या प्रिसाइज राइटिंग थे ये करके बाद में मैंने ग्रामर की। तो ये आप कौन सी भी वो उठा सकते हैं, लेकिन आप सेकंड पेपर पे ध्यान दिया करें, मैं ये कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने बताया सेकंड पेपर पे ध्यान देना चाहिए, वो आंसर लिखते हैं जब सेकंड पेपर का, तो उस आंसर को किस तरीके से लेके जो अट्रैक्टफुल हो, जो हमारे पेपर चेक कर रहे हो वही क्वालिटी दिखाने के लिए क्या इसमें ऐड करना चाहिए, आपको क्या लगता है? पॉइंट वाइज या किस तरीके से? ऐसे में आप पॉइंट वाइज लिख नहीं सकते, जो ऐसे होगा उसको आप प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा जो भी आपको टॉपिक दे रखा है, आप उससे मतलब हट नहीं सकते कि मतलब उससे डाइवर्ट नहीं हो सकते। आपसे कोई टॉपिक पूछ रखा है, जैसे लास्ट टाइम एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का एक वो था, तो उसमें आप अकेला एजुकेशन के बारे में बता देंगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपिक से हट रहे हैं। आपको एजुकेशन का बताना पड़ेगा कि एजुकेशन कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगी, उसके आपको प्रॉपर पैराग्राफ में विद एग्जांपल समझाना पड़ेगा, वो है आप। और उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स अगर आपको फैच करने हैं तो आप कोट्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेटेड कोट है वो स्टार्ट कर दीजिए। और जो आपकी एंडिंग होगी उसमें भी अगर आप कोई कोट्स वगैरह या फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं या फंडामेंटल ये DPSP हैं, इनका प्रॉपर यूज करेंगे ना आर्टिकल्स का, तो आपको ज़्यादा मार्क्स फैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अगर आपने ये भी याद कर रखे हैं तो इनका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए एस्से वगैरह में या जो भी और हैं,
तो वो आपको अच्छे मार्क्स दे जाएंगे। सर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की है? इंटरव्यू के लिए मैम बेसिकली मैंने डेफ को ही अपने फॉलो किया है और वही होता है। आप अंडर द सन कुछ भी पूछ सकते हैं ये, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछा जाएगा वो आपके डेफ रिलेटेड ही होगा। तो मेरा जैसे लो बैकग्राउंड है, मैंने बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स भी किया है, उसके बाद एलएलबी भी किया, तो उनके जो क्वेश्चन थे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कि आप ये थ्योरम बता दो या बता दो, वैसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। लेकिन जो मैंने डिजिटल कम्युनिकेशन वगैरह जैसे लिख रखा था, ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, तो उससे रिगार्डिंग इंटरनल थ्रेट क्या है, क्योंकि ये अगर पूछ रहे हैं सीएपीएफ का एग्ज़ाम है तो वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो इंटरनल थ्रेट क्या हो सकती है डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो वो आपको उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, उसका आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो लॉ का पूछा था, लॉ का तो सारे ओपिनियन बेस्ड थे, डायरेक्ट कोई प्रोविजंस नहीं पूछे कि आप ये सेक्शन बता दो या कुछ और बता दो, रेदर देन के ओपिनियन साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर पूछ लिया, यूनिवर्सल ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछ लिया, इसके अलावा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पूछ लिया। मेरी हॉबीज़ थी, उससे मेरे एक मूवीज़ का पूछा था कि मूवीज़ में आपने कौन सी देखी है लास्ट, मैंने बताया वो भी, उसके बाद में भी फिर वो फिर से क्रिमिनल जस्टिस पे आ गए, तो वो वहीं चला है उसका सब। एजुकेशन बैकग्राउंड पे ही पूरा आपका जो इंटरव्यू है चला है। सर कितना मिनट चला होगा, कुछ आइडिया से बताइए। मैम 25 to 30 मिनट के बीच चला होगा। हाँ, तो यही। सर कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को इंटरव्यू? एक बच्चे क्या दिक्कत करते हैं कि मैं भी करता था पहले, कि आप है ना एक प्री माइंड सेट करके जाते हैं कि ये पूछेंगे तो ऐसा ऐसा होगा। इंटरव्यू में आपको ना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए वहीं पे। आप पहले से अगर आप ये सोच के चल जाओगे कि ऐसा ऐसे वो होना है, ये क्वेश्चन, वहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। अब मेरे जैसे सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, तो मेरे से ये क्वेश्चन तक नहीं पूछा गया कि आपको फोर्सेज में क्यों आना है या आप फोर्सेज के बारे में क्या जानते हो, मेरे से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं था। फिर आप ये मत सोचो कि एक्सपेक्टेड लाइन्स में नहीं गया, मेरी लाइन्स एक्सपेक्टेड ही थी, क्योंकि लॉ का बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा। तो इंटरव्यू जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वहाँ पे कूल माइंड से रहो, एक जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको एनालाइज करो, हेस्टनेस नहीं दिखानी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, कि उन्होंने क्वेश्चन ख़त्म किया नहीं कि उससे पहले आपने एक आंसर सेटअप कर लिया कि अच्छा ये एक आपने नाम सुन लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इस पे तो मेरे को यही बोलना है। उनका एक बार क्वेश्चन सुनो, वो कहना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद आप पोज लो प्रॉपर। वो हेस्टनेस से क्या होता है कि आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाते सिचुएशन, तो वो चीज़ है। सर मोटिवेशन के बारे में क्या बोल, कैसे अपने मोटिवेशन रखा मतलब पूरी इस जर्नी में? मैम मोटिवेशन का तो मैं स्टार्टिंग से ही है ना डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, मैंने सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम दिए हैं, तो मोटिवेशन वहीं से आती है कि आप अपने जो टारगेटेड गोल्स हैं उनको आप प्रॉपरली सेट करो और उनकी थोड़ा मतलब अपना प्रोडक्टिविटी लेके आओ हर दिन। ये नहीं है, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी के कंडक्ट करवाते हैं, इनमें आपको कंसिस्टेंसी डिमांड करती है, वो हार्ड वर्क के साथ साथ। अकेले आप हार्ड वर्क और ये सोचें कि लास्ट के 1 महीने में पढ़ के मैं कुछ कर जाऊंगा, तो वो चीज़ नहीं होनी। आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, वही आपकी मोटिवेशन का एक ज़रिया रहेगी। और डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, और इसके साथ साथ कुछ हॉबी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अच्छा मोटिवेशन का ज़रिया रहेगा, क्योंकि अकेले पढ़ाई भी वो नहीं है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए साथ साथ। सर आपने इसके अलावा यूपीएससी के और कोई एग्ज़ाम जैसे आईएएस हो गया, इस तरह के कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है? हाँ मैम, मैं कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की अभी कर रहा हूँ। अभी दिया था मैंने, मेरा हो नहीं पाया था इसमें। आपने कितने अटैम्प्ट दिए? 1 अटैम्प्ट दिया, 2 यूपीएस आईएएस के लिए? आईएएस के लिए 2 दे चुका हूँ। 2 अटैम्प्ट दे चुके। कहाँ पे मतलब प्रॉब्लम आई आपको? मैम उसमें प्रीलिम्स में ही दिक्कत आ रही है, मेंस वगैरह का मतलब प्रीलिम्स अभी क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसका वास्ट सब्जेक्ट है, उसका प्रॉपर जैसे मैंने सीएपीएफ का एनालिसिस किया ना, अब की बार मैं उसका वैसे एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा करंट अफेयर्स डिमांड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं वो आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज, और आपको टाइमली रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूपीएससी प्रीलिम्स वगैरह या फिर मेंस भी आपको क्लियर करना है, तो आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि मैं भी यही 2 साल से यही गलती कर रहा था कि पढ़े ही पढ़े जा रहा था, कुछ नया दिखता था, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लिया, अब इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ करंट अफेयर उठा लिया, तो वो चीज़ आ रही थी। लेकिन अपना लिमिटेड सोर्स रखो, एनसीईआरटीज़ वगैरह हैं, न्यू एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, उनको अच्छे से पढ़ो। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं, जो टॉपिक है उनके वो थीम वही रहती है और वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, तो उसका एनालाइज करके और फिर वो देना चाहिए। अभी मैं वही स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ।
जैसे कि सर अभी आपने बताया जब प्री का जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई इंस्टीट्यूट ने कुछ दिया, आपने मतलब भटकने वाली बात आपने बोला कि भटक जाता है स्टूडेंट ये इस वजह से। तो प्री में सर 2 एग्ज़ाम होते हैं, ओके जीएस होता है, सीसैट होता है, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी सर? मैम मेरा बेसिकली जीएस में दिक्कत आ रही है, अच्छा, सीसैट GS में मेरे दिक्कत नहीं है। सिर्फ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैथ मेरी अच्छी है, तो सीसैट में मेरे कोई दिक्कत नहीं आती। बेसिकली इसी में दिक्कत आ रही है और वो भी 3-4 नंबर से रह रहा हूँ। अच्छा। तो वो अब की बार भी है, अब पता नहीं कट ऑफ कितनी गई है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मेरे 85-87 के अराउंड बन रहे थे, तो देखते हैं वो कितना आप रहते हैं, तो वही वाली बात। ओके सर, आपने सर फिर उसको मतलब ऐसे नहीं सोचा कि मैं उसको कंटिन्यू करूँ, उसके बावजूद आपने ये प्रिपरेशन की, क्या रीज़न रहा? मतलब उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते थे ना यूपीएससी प्रिपरेशन? मैं वो कर रहा हूँ मैं कंटिन्यू। अच्छा। ये तो 2021 का एग्ज़ाम है, ये लास्ट ईयर अगस्त में हुआ था। इंटरव्यू अब इसके हो रहे हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम मैं देता रहा हूँ, सीडीएस के भी देता रहा हूँ और सीएपीएफ का भी। इनमें ऑलमोस्ट सिलेबस सिमिलर है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाँ, एक मिनट सर, सिलेबस के बारे में जैसे आपने बताया कि सिमिलर है, ठीक है। तो सिलेबस सिमिलर देखने को मिला तो आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी करने में, मतलब है ना? तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बताइए कि सिलेबस के बारे में जो कंफ्यूज रहते हैं, कैसे सिलेबस को या कैसे बुक सेलेक्ट करें या कोई मल्टीपल ज़्यादा कर लेते हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहिए स्टूडेंट्स को? यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं कंडक्ट, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना होगा कि वो डिमांड क्या कर रहा है आपसे। डिमांड क्या कर रहे हैं? आप सीधे ही आप उसकी तैयारी करने नहीं बैठ सकते। इसके अलावा जो आपको करना है, जो मैंने जो बुक्स फ़ॉलो की हैं, मैंने बेसिकली एनसीईआरटी फ़ॉलो की है कि एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं या न्यू एनसीईआरटीज़, उनको फ़ॉलो करके मैंने ये एग्ज़ाम दिया है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, वो आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उनमें आपको थीम्स पता चलेंगे कि यूपीएससी की कौन सी मोस्ट फेवरेट थीम है या फिर इससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उस थीम, पर्टिकुलर थीम। कई बार तो क्या होता है कि सीडीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो सीएपीएफ में रिपीट हो जाते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और जो सीएससी की क्वेश्चन है वो सीएपीएफ में आ जाते हैं। तो आपको ये देखते रहना पड़ेगा प्रीवियस ईयर को, उनका प्रॉपर आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा अगर आपको ये एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ कन्वर्ट करना है तो। सर जो सिविल सर्विस की आपकी जर्नी चल रही है, अभी तो आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो उस जर्नी में आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, राइट रास्ते पे हूँ? रास्ता कभी होता है ना, भटक भी जाते हैं हम, तो कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है? मैम पहला तो ये है कि आप अपना जो टारगेट आपने सेट किया है ना, वो आप प्रैक्टिकल टारगेट सेट करिए। ये नहीं है कि आप ये सोच लें कि मैं 1 महीने में जीएस का ख़त्म कर दूँगा। आपने पढ़ा हुआ ही नहीं और आप ये सोचें मैं जीएस को 1 महीने में, वो नहीं हो सकता। आप एक लिमिटेड टारगेट सेट करिए, आप 1 हफ़्ते के टारगेट्स बना लीजिए। प्रायोरिटी बेस्ड काम करना आपको पड़ेगा, वही आपका मोटिवेशन का सोर्स बनेगा। जब आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, वही आपके मोटिवेशन बनती है। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं कि आप 1 हफ़्ते के टारगेट्स बना लीजिए, अगले दिन का आप टू डू लिस्ट करके सोना है आपको। इसके अलावा 1 महीने का और 3 महीने का, ऐसे करके अगर आप टारगेट्स बना के चलेंगे ना, रेदर देन कि आप ये सोचेंगे मैं दिन में 10 घंटे पढ़ूँगा, उससे बेटर है कि आप महीने का एक अपना टारगेट बनाएं कि मैं उसको अचीव करूँगा। चाहे उसके लिए आपको 6 घंटे पढ़ना पड़े मिनिमम, चाहे 8 घंटे, किसी दिन आपने ना पढ़ाई हुई 3 घंटे, तो अगले दिन उसको कवर करना है। तो वो आपकी स्ट्रेटजी ज़्यादा बेटर है कि या फिर इसको अगर आप ये फॉलो करेंगे कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ डेली, तो मेंटली आप एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे कुछ टाइम के बाद, वो रिलायबल नहीं है वो चीज़। सर जैसे आपने बताया आपने कितने घंटे पढ़ना चाहिए आईएएस, कोई आपने इसे बताया कि 9-9 घंटे 10-10 घंटे, रियल है सर? सुना बोला जाता है ऐसा कि 14-15 घंटे भी पढ़ते थे। तो सर आप जो सिविल सर्विस की तैयारी, आप कितना पर डे का, कितना आपका क्या रूटीन रहता है डेली? मैम मैं एक मेरे सीनियर के बताऊंगा, मोहित कासनिया सर, वो अभी आईएएस लगे हैं 2021 बैच में। तो वो उन्होंने एक टारगेट सेट कर रखा था कि आपको 6 घंटे मिनिमम, बेयर मिनिमम पढ़ना है और आपको 8 घंटे से ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपको ना फिर आपकी बॉडी एग्जॉस्ट होने लग जाती है। अगर आप 8 घंटे से ज़्यादा आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो फिर आपकी इफ़ेक्टिवनेस है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, प्रोडक्टिविटी भी कम होते लग जाएगी। तो अगर 6 घंटे से और 8 घंटे के बीच की है और आपके जो टारगेट्स हैं वो आप अच्छे से अचीव कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं होने चाहिए कि 6 घंटे में आप मोबाइल भी चला रहे हो बीच में या फिर और कुछ भी कर रहे हो। वो प्रॉपर 6 घंटे से 8 घंटे की कुछ भी करो, तो आप प्रॉपर इफ़ेक्टिवली उसको करो और टाइम और वो सफिशिएंट है, उसको करोगे। जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं, जो भी यूपीएससी, उनको क्या मैसेज, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? लास्ट आपका मैसेज। मेरा यही मैसेज रहेगा, किसी भी आपका जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई वो नहीं है, एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। और आपको एक कंसिस्टेंसी पे ध्यान बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक वो ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत वो कर जाते हैं, हार्ड वर्क वो कर लेते हैं आखिरी के 1 महीने में या फिर 15 दिन में,
लेकिन वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते, क्या तो फिर आप कट ऑफ मार्क्स से बिल्कुल जस्ट ऊपर रहेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो जो आपका कंसिस्टेंसी है, चाहे आप 6 घंटे पढ़ो रेदर देन कि आखिरी दिनों में 10-10 घंटे पढ़ के, वो आपके बहुत ज़्यादा आपको एनहांस कर देगी, आपके मार्क्स को आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो ये चीज़ आप फॉलो करिए।